मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की समझ, उससे संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा उससे संबंधित पूरी की पूरी मास्टर क्लास आपके सामने लेकर आ गया हूँ। ठीक है, इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए आपके सामने लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आपको मिल जाएगी। और अभी भी एक सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पॉलिटिकल के अलावा सारे पेपर में मेरे पेपर से हुबहू प्रश्न आए हैं एक एक क्लास से। अब तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। 37.5 के चैनल है, मैंने 40 के का टारगेट दिया था, 40,000 सब्सक्राइबर का, अभी तक 38,000 सब्सक्राइबर नहीं पहुंचे हैं। आपके 5th और 6th सेमेस्टर भी आगे बचे हुए हैं, बैक पेपर भी है, लगातार क्लास दे रहा हूं, पीडीएफ सब कुछ आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन आपका काम सिर्फ इतना सा था चैनल को सब्सक्राइब करने का। आप इतना भी काम नहीं करते हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कल जो यूट्यूब चैनल का एनालिटिक्स देखा कि 90% बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। गलत बात है भैया, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करो। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ मेरी जिम्मेदारी है, साथ मिलकर अपन इस फैमिली को बड़ा करने का जिम्मेदारी। सभी बच्चे खुद चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त जिनके साथ बैठते अगर उन्होंने भी नहीं कर रखा है उनसे भी करो करो भाई, सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब। इस एग्जाम के खत्म होने से पहले पहले मुझे 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, उम्मीद है कि आप टारगेट है वो पूरा करवाओगे भाई मेरा। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है, भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं एवं उसके विविधताओं में एकता की विवेचना कीजिए। क्या करना है, भारतीय समाज की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं और उनकी विविधता में एकता की भी आपके बारे में विस्तार से बताना। अच्छा प्रश्न है। चलिए, भारतीय समाज एक प्राचीन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और बहुलतावादी समाज है। यहाँ धर्म, भाषा, जाति एवं जीवन शैली की अत्यधिक विविधता के बावजूद एक गहरी सामाजिक भावना है। देखो, अगर भारत की बात करना, भारतीय समाज की बात करना, तो भारत को समाज आजू को नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता से भारतीय समाज देखने मिले है। ठीक है, और भारतीय समाज की खूबसूरती देखिए, हमारे सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर आर्यवर्त आए, फिर उसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारी आए, फिर अंग्रेज आए, विदेशी आए, है ना, विदेशी आक्रमणकारी आए और अन्य, है ना, मुगल आए। सब के सब इस देश में ऐसे रच बस गए जैसे इसी मिट्टी की आपके सामने मिट्टी में जन्मे हो लोग। हमने सबकी संस्कृति को अपनाने का काम किया। हमारे देश में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, सबसे ज्यादा धर्म है, सबसे ज्यादा अन्य जो बड़े बड़े विकसित देश है ना उनसे भी ज्यादा विविधता है, और फिर भी हमारा देश एक लोकतंत्र से चलता है। देखिए, है ना, यहाँ धर्म, भाषा, जाति व जीवन शैली की अत्यधिक विविधता है। आप खुद देख लो, राजस्थान, अब दूसरे राज्य की बात छोड़ो, आप राजस्थान में देखो। आप राजस्थान में, मैं अब शेखावाटी क्षेत्र के लोग हैं, उनकी भाषा अलग है। अगर आप नीम का थाना हमसे अगर 60-70 किलोमीटर दूर है तो वहां के लोगों की भी भाषा अलग है ना। फिर उसे अलवर भरतपुर चले जाओ, उधर की साइड भी भाषा अलग है, बीकानेर बाड़मेर की भाषा अलग है, जो झालावाड़ इनकी भाषा अलग है ना। तो कितना अंतर है। धर्म यहाँ पर इतने धर्म है, कम से कम 5 से 10 तो बड़े बड़े धर्म है, और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म जैसे धर्मों की तो उत्पत्ति भारत में हुई। तो ये इतनी ज्यादा समृद्धशाली देश है। फिर भी भावनात्मक और सामाजिक रूप से एकता देखें, फिर भी हमारे देश के जो लोग हैं वो सभी लोग एकजुट तरीके से रहते हैं। यही विशेषता इसे विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाती है। और यही चीज क्या करती है, उनको विविधता में एकता देने का काम करती है कि हम, हमारे अंदर डाइवर्सिफिकेशन जरूर है लेकिन फिर भी हम एकजुट हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है। सबसे पहले है बहुधार्मिक समाज। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कई धर्म जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी आदि के अनुयायी शांति और सहिष्णुता के साथ रहते हैं। क्या है, भारत एकमात्र ऐसा देश दिखाई पड़ता है जहां पर सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। क्या है, जहां पर एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं, जहां पर हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी धर्म के लोग हैं वो इस देश के अंदर एकदम सुख और शांति के साथ रहते हैं। समझ में आ गया। बहुभाषिता, हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है और सैकड़ों बोलियां प्रचलन में है। भारत के संविधान है उसके खुद के अंदर 22 भाषाओं को माना गया, वो भी भारत के ऑफिशियल जो आपके सामने जो भाषाओं का दर्जा उनको मिला है संवैधानिक भाषाओं का, उसमें भी 22 भाषा, एक दो नहीं है, 5-6 भी नहीं है, 22 अन्य भाषाएं और बोलियां तो पता नहीं कितनी है। और हर भाषा अपने क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान देती है, और हर भाषा ना उसकी अपने क्षेत्र की एक अलग पहचान देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है जाति व्यवस्था।
भारतीय समाज ऐतिहासिक रूप से जातियों पर आधारित रहा है। भारतीय समाज को अगर हम जातियों के हिसाब से समझे तो भारत का जातियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसमें सामाजिक स्थान, पैसा और संबंधों का निर्धारण जातियों के आधार पर होता है। भारत को कितना ही चाहे तुम कितना भी कुछ भी कह लो, लेकिन भारत में जातियों का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या है? भारत में जातियों का बहुत ज्यादा अभिन्न हिस्सा है। लोग अपना पैसा, संबंध और आपके सामने सारी चीजें जातियों से होती हैं। और जाति व्यवस्था आज से नहीं है, हमारे वैदिक काल से ही चली आ रही है। उत्तर वैदिक काल से ही ये सब चीज चली आ रही है। तो ऐसा नहीं कि भाई कल की जुड़ी हुई चीज है, बहुत प्राचीन समय से ये सब चीजें होती आ रही है। संयुक्त परिवार प्रणाली, पारंपरिक रूप से भारत में संयुक्त परिवारों की अवधारणा रही है। भारत में क्या है, बहुत प्राचीन समय से छोटे परिवार, संयुक्त परिवारों की अवधारणा रही है, जिसमें अनेक पीढ़ियों एक छत के नीचे सहयोग की भावना से रहती है। एक दादा का 4 बेटा होता, चारों एक छत के नीचे आराम बैठ के रही। यहाँ की देश भारत में देखने मिले। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके माता पिता, उसके काका, चाचा, ताऊ सब लोग उसको क्या करते हैं, समझाने का काम करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अगर रिश्तेदार होते हैं, जो रक्त संबंध होते हैं, उनमें भी अगर कोई समस्या आती है तो सभी लोग एकजुट खड़े हो जाते हैं। है भारत में ये सब चीजें। विदेश में चले जाओ, बच्चे 18 साल के होते हैं, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता है कि तुम अपना कमाओ खाओ, जैसे रहना वैसे रहो, अब हमारा आपसे कोई भी ताल्लुकात नहीं है। एक भारत एक ऐसा देश है जहां पर माँ बाप आपको 25-30 साल तक पालते हैं। ठीक है, तो यही चीज आपके सामने कि भारत जैसा देश है, एक छत के नीचे इतने सारे लोग सद्भावना के साथ मिलजुल कर रह लेते हैं। ग्रामीण प्रधानता, भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। भारत की जितनी जनसंख्या है उसकी जो लगभग जनसंख्या कहां पर देखने को मिलती है भाई, गांव में देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन शैली, कृषि और पारंपरिक समाज की नींव आज भी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? भारतीय लोगों में जो ग्रामीण जीवन शैली है, कौन सी जीवन शैली है भाई? जो ग्रामीण जीवन शैली है, हमारे कृषि करने की जो पद्धति है और जो आपके सामने जो परंपराएं हैं, वो बहुत पहले समय से चली आ रही हैं। समझ में आ गया? हमारे गांव क्या आज के हैं क्या? बहुत प्राचीन समय से गांव की परंपराएं हैं, वो चली आ रही। जनपद हुआ करते थे। वैदिक समय के बाद में भारत में जनपदों का दौर आया, तब से भारत में क्या चली आ रही, गांव की परंपरा, ग्रामीण परंपरा चली आ रही। और गांव में कृषि की जाती है। गांव में क्या की जाती है? कृषि का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और वही पुरानी परंपराएं, वही पुराने तौर तरीके आज भी हमारे समाज को क्या है, एकजुट किए हुए हैं। सांस्कृतिक विविधता, भारत में विभिन्न प्रकार के त्योहार, नृत्य, संगीत, वेशभूषा और खान पान की पद्धतियां प्रचलित है, जो उनकी क्षेत्रीय विविधता को दर्शाते हैं। भारत में आपके सामने अनेकों अनेक प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, हर धर्म के लोग। और यह भी देखो कि लगभग धर्म के लोग एकजुट रहकर आपके सामने सभी त्योहारों को मनाने का काम करते हैं। हमारे त्योहार होते हैं, वहां पे हिंदू धर्म के त्योहार में मुस्लिम लोग भी जुड़ते हैं, सिख धर्म के लोग भी जुड़ते हैं, बौद्ध जैन धर्म के लोग भी जुड़ते हैं। और उनके धर्मों में भी हमारे सभी लोग हैं वो सद्भावना के साथ जुड़ने का काम करते हैं। तो यही है, भारत में के विभिन्न त्योहार है, उनको सिर्फ एक साथ सभी लोग, सारे समुदाय है वो एक साथ एकजुट होकर मनाने का काम करते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और सहअस्तित्व, भिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के विश्वास के आदर करते हुए मेल जोल के साथ रहते हैं। भारत में देखो, चाहे कितनी भी आज के समय राजनीतिक माहौल ऐसा है कि लोग एक दूसरे की धार्मिक कट्टरता फैलाने का काम करते हैं, लेकिन अभी भी देखो, थोड़े दिन पहले अपने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट देखने को मिला था। हर धर्म के लोग वहां पर पहुंचे थे, हर धर्म के लोग वहां पर देखने को मिले थे, और हर धर्म के लोगों ने एक दूसरे की मदद की। थोड़ी सी गर्मी लगते सभी ने एक दूसरे को हवा देने का काम किया, किसी ने खाना पहुंचाया, किसी ने पानी पिला रहे। समझ रहे हो ना? तो जो राजनीति में जो देखने को मिलता है वैसा जमीनी हकीकत में कुछ नहीं है। हम सभी लोग एकजुट और आपके सामने कैसे रहते हैं, मेलजोल के साथ अपना जीवन जीने का काम करते हैं। परंपरा और आधुनिकता का संतुलन, भारत में परंपराओं को महत्व दिया जाता है, परंतु साथ में विज्ञान, शिक्षा व तकनीक को भी अपनाया जा रहा है। भारत के संविधान में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो उसमें यही दोनों चीजों को साथ जोड़ा गया कि हमें अपने देश में अपनी संस्कृति को संजो के रखना है, लेकिन साथ के साथ तकनीक को और विज्ञान को भी आगे बढ़ाना है। यही चीजें हमने मौलिक कर्तव्य के साथ साथ राज्य के नीति निर्देश तत्वों में भी जोड़े कि हमने अपनी जो संस्कृति को संजो कर रखना है और हमें विज्ञान और तकनीक के साथ भी आगे बढ़ना है। समझ में आ गया? तो परंपराओं को भी हमने नहीं छोड़ा है, और विदेशी जो चीजें अच्छी लगी हैं हमने उन पर भी आगे बढ़ने का काम किया है। तो भारत देश सिर्फ आप उनको एक परिप्रेक्ष्य से नहीं देख सकते, कई चीजें इसके अंदर हैं। विविधता में एकता की विवेचना,
विविधता में एकता भारतीय समाज की विशेष पहचान है। यह वो विचार है जो बताता है कि धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र और संस्कृति की विविधता के बावजूद भारतीय समाज एकता में बंधा हुआ है। क्या देखने को मिलती है? भारतीय समाज में विविधता में एकता, मतलब बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जो धर्म है के लोग देखने को मिलते हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति के बावजूद है, लेकिन फिर भी भारतीय समाज है वो एकता से जुड़ा हुआ है। विविधता के प्रमुख रूप, धार्मिक विविधता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के लोग एक ही राष्ट्र में शांति से रहते हैं। मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर अनेक, एक धर्म नहीं, अनेकों धर्म के जो लोग हैं, चाहे हिंदू धर्म के लोग हो गए, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो गए, चाहे सिख हो गए, चाहे ईसाई हो गए, जैन हो गए, सभी लोग इस राष्ट्र के अंदर शांतिपूर्ण अपना जीवन यापन करने का काम करते हैं। समझ में आ गया? शांति से अपना जीवन यापन करते हैं। भाषाई विविधता, भारत में अनेक भाषाएं वो बोली जाती हैं, फिर भी राष्ट्रभाषा और अंग्रेजी को संवाद जोड़ रखा है। हमने अपनी हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लगभग आपके सामने राज्यों में आप बोलते हो तो उसका सम्मान भी देखने को मिलता है, और राज्य के भाषा में आप राज्य के जितने काम होते हैं, कार्य होते हैं, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में किए जाते हैं। समझ में आ गया? और कहीं कहीं पर क्षेत्रीय भाषाओं का भी जोर देखने को मिलता है। भौगोलिक विविधता, हिमालय से लेकर समुद्र तट तक विभिन्न प्रकार की जीवन शैली और रीति रिवाज प्रचलित हैं। यहाँ पर अगर अपन बात करें हिमालय से लेकर समुद्र तट तक, अर्थ क्या है? हिमालय से लेकर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय लोगों की जो जीवन शैली है और रीति रिवाज है वो अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। क्या क्या देखने को मिलते हैं? अलग अलग प्रकार के उनका जिंदगी है, जीवन है, और अलग अलग प्रकार के जो रीति रिवाज है वो प्रचलित है। सांस्कृतिक विविधता, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लोक नृत्य, संगीत, त्योहार और पहनावे सामाजिक विविधता को दिखाने का काम करते हैं। क्या हो गया? भारत के जो अलग अलग क्षेत्र हैं इसमें लोग अलग अलग प्रकार के नृत्य करते हैं, अलग अलग प्रकार के संगीत और संवाद करते हैं, है ना। अलग अलग त्योहार और पहनावा है वो हमारे सामाजिक विविधता को दिखाता है। राजस्थान के लोगों का पहनावा अलग है, हरियाणा के लोगों का पहनावा अलग है, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी क्षेत्र है उनका अलग है, दक्षिण भारत का अलग है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड इनका अलग है। तो हर राज्य का जो पहनावा है वो भी अलग देखने को मिलता है। लोग अलग अलग प्रकार के संगीत और त्योहार है वो भी मनाने का काम करते हैं। समझ में आ गया आपको अच्छे से? चलिए, एकता में सूत्र, एकता में सूत्र, भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार, भाषा, धर्म व संस्कृति को स्वतंत्रता देनी चाहिए। क्या हो गया? सभी नागरिकों को समान अधिकार, भारत में जितने भी लोग हैं उनको सभी लोगों को समान अधिकार मिले। ये किसमें दिए गए हैं? भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिए गए, जिसमें सभी धर्मों को समानता का अधिकार, सभी भाषा के समानता का अधिकार, और संस्कृति और स्वतंत्रता का अधिकार में भी समानता का अधिकार है वो जोड़ा गया है। राष्ट्रीय प्रतीक, तिरंगा, राष्ट्रगान, भाषा व स्वतंत्रता दिवस जैसे प्रतीक सभी को एक सूत्र में बांध रखा है। कि क्या हो गया आपके सामने? जो तिरंगा है ना, राष्ट्रगान है, राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रगान चाहे आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, चाहे गुजरात से लेकर आपके सामने नागालैंड या मणिपुर तक, अगर राष्ट्रगान कहीं पर भी बजता है तो लोग उसका सम्मान करते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हमने हिंदी को दर्जा नहीं दिया, लेकिन पूरे भारत में लगभग उस भाषा का बोलचाल में देखने को मिलती है। स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न धर्मों और जातियों के लोगों ने मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिससे एकता और मजबूत हुई। क्या हुई? जो अलग अलग प्रकार के धर्म और जातियों के लोग हैं ना, उन्होंने अंग्रेजों के साथ लड़ाइयां लड़ी। समझ में आ गया? जो जिससे एकता और मजबूत हुई। 1857 की क्रांति हुई, उसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम, सिर्फ सिख ही नहीं, आपके सामने ईसाई, है ना, हर धर्म के लोग, बौद्ध, जैन, सभी धर्म के लोगों ने हमारे एकता का से काम किया। एक क्षेत्र विशेष नहीं, हर क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेने का काम किया। भारतीय संस्कृति और विरासत, महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथ, योग, आयुर्वेद आदि सभी भारतीय साझा धरोहर। क्या हो गया? भारत में जो अलग अलग प्रकार के महाकाव्य बोले जाते हैं, अलग अलग प्रकार के धार्मिक विचार है, ग्रंथ है, योग है, आयुर्वेद है, सभी ने क्या किया? भारतीय लोगों को एक जगह एकजुट करने का काम किया। भारतीय समाज एक जीवित समाज है जिसकी सबसे बड़ी शक्ति विविधता में निहित एकता है। क्या है आपके सामने? भारत एक जीवित समाज है। भारत एक कैसा समाज है? भारत एक जीवित समाज है, मतलब भारत में आपके सामने समाज में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा व जातियां व संस्कृति मिलकर भारत को एक रंग बिरंगे गुलदस्ते जैसा बनाने का काम करते हैं।
क्या हो गया, भारत में लोग अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं और अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, जो क्या करते हैं, इनको एक रंग बिरंगे गुलदस्ते जैसा बनाने का काम करते हैं। जहां एक और इसकी संरचना जटिल है, जहां एक और आपके सामने इसकी संरचना बहुत ज्यादा कठिन देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर इसका दर्शन रंग बिरंगे गुलदस्ते का काम करती है। जहां एक और इसकी संरचना जटिल है, वहीं दूसरी ओर इसका दर्शन में समसरता, सहिष्णुता और सद्भावना भी देखने को मिलती है। एक देश अनेक पहचान, फिर भी अखंडता में एकता देखने को मिलती है कि सभी लोग इस देश में मिलजुल कर रहते हैं भाई। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, इस कथन की समीक्षा करते हुए हिंदू विवाह के स्वरूपों की चर्चा कीजिए। क्या है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार के रूप में काम करता है, इस कथन की समीक्षा करते हुए हिंदू विवाह है उनके स्वरूपों की चर्चा करनी। जैसे कि पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहां से जाकर कर सकते हो। हिंदू धर्म में विवाह को केवल एक सामाजिक अनुबंध ही नहीं बल्कि एक धार्मिक और पवित्र संस्कार माना गया। तो हिंदू धर्म के अंदर विवाह ना, उसको सिर्फ एक सामाजिक अनुबंध ही नहीं माना गया, बल्कि एक धार्मिक और पवित्र संस्कार के रूप में माना गया कि लोगों के अंदर जो अलग अलग धर्म के जो लोग होते हैं, है ना, और जो संस्कार होते हैं, उनके रूप में उनको जाना गया। यह व्यक्ति के जीवन के 16 संस्कारों में से एक है कि भारतीय धर्म के अंदर जो अलग अलग प्रकार के 16 संस्कार, अलग अलग प्रकार की 16 जो चीजें वो एक व्यक्ति को अपने जीवन में परिपूर्ण करनी चाहिए, उनमें से एक है, जिसमें से गृहस्थ आश्रम की नींव रखता है। और 4 आश्रम है। सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उसका जो ये जो भारत में वैदिक परंपरा हुई, उसी के अंदर एक मनुष्य को जीवन को 4 भागों में बांटा गया। जब इंसान पढ़ाई लिखाई पर जोर दे तब उसको ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक की उम्र तक लगभग माना गया है। 25 से 50 साल तक की उम्र की इंसान को गृहस्थ जीवन माना गया, जहां अपनी शादी विवाह और बच्चे का लालन पालन करना। 50 से लेकर 75 तक अपने बच्चों की शादी और उनको पैरों पर खड़ा करके आपको अपने जीवन में संन्यास की तरफ आगे बढ़ना, मतलब आपको वनों की तरफ निकल जाना होता है, वहां पर अपने धीरे धीरे ध्यान और भक्ति में अपना जीवन बिताना। और 75 से 100 साल तक अपना जो जीवन है वो परिपूर्ण पूरे तरीके से भगवान की भक्ति में लगा। तो इसका जो दूसरा आश्रम है उसकी नींव आपके सामने विवाह से ही शुरू होती है। अब हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं है, इस कथन का क्या सार है। पहला है धार्मिक आधार। वैदिक विवाह वैदिक परंपरा पर आधारित होते हैं। इसमें यज्ञ, मंत्र उच्चारण, सप्त पदवी और अग्नि साक्षी मानकर विवाह होते हैं। क्या होते हैं, विवाह वैदिक परंपरा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जो भारत के अंदर जो वैदिक परंपरा है, बहुत प्राचीन समय से जो हमारी परंपराएं देखने को मिल रही हैं, उसी से भारत के अंदर जो आपके सामने क्या होते हैं, विवाह देखने को मिलते हैं, जिसमें यज्ञ किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो मंत्रों का उच्चारण देखने को मिलता है, सप्त पदवी और अग्नि को साक्षी मानकर विवाह किए जाते हैं। क्या किया जाता है, अग्नि को साक्षी मानकर आपके सामने मेरा भारत हिंदुओं विवाह के लगभग बच्चा हिंदू है, एक अग्नि में साक्षी मान के आपके सामने, है ना, चारों तरफ के साथ फेरा है लिया जाए। एक ब्राह्मण होता है आपके सामने, या फिर एक पंडित बोल सकते हैं, जो उनका उच्चारणों का मंत्रों का लगातार उच्चारण है वो करता रहता है। धर्म की पालना। विवाह के माध्यम से व्यक्ति अपने धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की प्राप्ति हेतु गृहस्थ जीवन बिताता है। तो एक मनुष्य को जीवन के 4 तत्वों की बात की गई कि इंसान को अपना जीवन जीने के लिए इन 4 तत्वों का सहारा लेना चाहिए। पहला तत्व धर्म। इंसान को अपना जीवन जीने के लिए धर्म का सहारा लेना बहुत जरूरी है। धर्म के काम ना करे, चोरी ना करे, डकैती ना करे, वे अलग अलग प्रकार के व्यसन ना करे, शराब मदिरा का सेवन ना करे, जुआ ना खेले, है ना, कोई भी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी में भाग न ले। तो इस प्रकार के इंसान को अपना जीवन वो धार्मिक रूप से जीवन जीना चाहिए, धर्म का काम नहीं करना चाहिए। इंसान को अपने जीवन में अर्थ भी कमाना चाहिए। इंसान को अपने जीवन में क्या करना चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए, धन भी कमाना चाहिए। इंसान को अपने जीवन में खूब सारा धन कमाए इंसान, है ना, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए इंसान के जीवन में पैसे की जरूरत रहती है। बिना पैसा सब शून्य है भाई आज के समय। काम, इंसान को अपने जीवन में काम योग का भी सहारा लेना होता है, ताकि जो वंशावली पद्धति है वो भी आगे बढ़ सके। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इंसान को अपनी मोक्ष, अंतिम जो लक्ष्य होता है मनुष्य का, वो मोक्ष होता है। इंसान अपनी भक्ति को और ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत करे, ईश्वर के अंदर अपना ध्यान लगाए, ताकि ये जो जीवन मरण का और जो मोह माया का जो बंधन है, इससे मुक्त होकर परिपूर्ण होकर एक जो परम तत्व है उसमें विलीन हो सके। समझ में आ गई। और इसी के हेतु इंसान क्या करता है, अपना गृहस्थ जीवन है वो जीता है। अविभाज्य संबंध।
हिंदू विवाह में तलाक की परंपरा पारंपरिक रूप से नहीं रही है, इसे जन्म जन्मांतर का संबंध माना गया है। तो हिंदू विवाह में जो तलाक की परंपरा नहीं है भाई, हिंदू विवाह में तलाक जैसी चीजें तो अब देखने को मिलने लग गई कानूनी तौर तरीके से। पहले तलाक लेना वर्जित माना जाता था, एक कानूनी अपराध के रूप में देखा जाता था, और हमारे जो विवाह है उसको 7 जन्मों का संबंध भी माना गया कि बहुत लंबे समय तक जो विवाह पद्धति वो विवाह टिके, घर गृहस्थी अच्छे से चले, इसी का जो चीज है वो मानी जाती थी। हिंदू विवाह पद्धति के अंदर जो तलाक है उसको क्या माना गया था, वर्जित माना गया था। संतान उत्पत्ति और वंशवृद्धि का साधन, विवाह का एक उद्देश्य संतान की उत्पत्ति और परिवार की निरंतरता भी होता है, जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। शुरुआती दौर में जब विवाहों का शुरुआत हुई होगी तो उसकी शुरुआत इसलिए हुई होगी कि समाज के अंदर जो लोग हैं उनका जो जीवन है उसके अंदर, जो समाज के अंदर है, संतान उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भाई कोई भी मनुष्य के जीवन में, और परिवार की निरंतरता भी हो जो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। क्या हो, धार्मिक दृष्टि से वो सब चीजें महत्वपूर्ण होती है कि संतान उत्पत्ति हो ताकि वंश आगे बढ़ सके। अब बात करेंगे अगले वाले बिंदु की तरफ, हिंदू विवाह के स्वरूप, टाइप ऑफ हिंदू मैरिज। मनुस्मृति व धर्मशास्त्रों में हिंदू विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिला है। हिंदू विवाह एक प्रकार के नहीं होते, 8 अलग अलग प्रकार के जो विवाह है वो माने गए हैं, वो हिंदू विवाह पद्धति के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, जिनमें से 4 श्रेष्ठ और 4 को हे माना गया, मतलब 4 तो है बढ़िया जो माने जाते हैं और 4 को गलत माना जाता है। सबसे पहला है ब्रह्म विवाह, कन्या को योग्य वर का दान स्वरूप देना और श्रेष्ठतम विवाह का प्रकार माना गया है। ब्रह्म विवाह क्या होता है, कन्या का योग्य वर को दान स्वरूप देना, मतलब कोई भी कन्या है ना उसको आपके सामने जो लड़की है भाई और जो लड़का है दोनों का योग मिल जाए और दोनों को जो हिंदू विवाह पद्धति के तहत उनकी शादी वगैरह करा दी जाए, और यही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और भारत में अभी भी यही पद्धति चलती है, राजस्थान में तो खास करके चलती है। अगला है देव, कन्या को यज्ञ आदि कार्यों में योग्य पुरोहित को देना। इसमें क्या होता है, जो लड़की होती है ना उनको आपके सामने जो पुरोहित जो ब्राह्मण वगैरह हुआ करते थे उसके उनको उनसे शादी वगैरह, उनके माध्यम से उनकी शादी वगैरह करा देना, इसको देव्य विवाह कहा जाता है। आश्रय विवाह, वर द्वारा गाय बैल आदि देकर कन्या से विवाह करना। इसके अलावा क्या आपके सामने ये बहुत चलता था पहले के समय, जो समाज के अंदर जो बेचारा आम तबका होता था वो वर जो दहेज है ना उसमें क्या देते थे, गाय बैल, आपके मम्मी पापा को पूछ लेना उनके समय तक भी यही चीजें दी जाती थी। क्यों, क्योंकि भाई जब 2 लोग अपना जीवन शुरू कर रहे हैं तो पैसे की जरूरत पड़ती है, और पहले पशुपालन सबसे मुख्य चीज होती थी, क्या तो कृषि या पशुपालन, तो लोगों के पास गाय भैंस होगी तो उससे अपना कम से कम छा दूध दही बेचकर अपना जीवन यापन है वो कर लेंगे। तो इसीलिए दहेज पहले को सोना धन दौलत ये गाड़ी ये सब नहीं देते थे, पहले यही सिर्फ देते थे, 2 गाय दे दी 2 भैंस दे दी ताकि भाई टाबर आपका खा पी के तो जीवन यापन कर लेगा, खेत से फसल काट लेगा और भाई गा दूध दही होगा तो आपको जीवन कहीं भी यापन कर लेगा। समझ में आ गई। तो ऐसा पहले का लोगों का जीवन होता था, पहले कोई नहीं सोचता कि करोड़पति हो जाए अरबपति हो जाए, पहले कोई सोचा करता है। प्रजापत्य विवाह, समान गुणों वाले वरों को कन्या देना, पुत्रवती होने की कामना करना। यो भी हो कि भाई दोनों वर और कन्या है, दोनों के अंदर आपके सामने समान गुण ही भाई, है ना, दोनों के आपके सामने भैया एक 10/1.5 दूसरों भी 10/1.5 बोले, दोनों को करते बोले, दोनों को समान ज्ञान है। पहले लगभग बिया कहे करता बोले हमारी पाई की बोले हाइट 5 फीट है और थालो छोरो बोले 5.5 फीट को बोले, दोनों को ब्याह करते, दोनों को जोड़ो मिल रहे हैं, मोटो है तो मोटा के साथ करता, पतलो है तो पतला देख के करता, हाइट बराबर देखता, है ना, घर देखता, पहले स्वरूप पाई कौन देखता। तो यह जो दोनों के अंदर आपके सामने कन्या वर और कन्या है, दोनों के अंदर आपके सामने क्या होता है, योग्यता देखकर कि भाई दोनों की आपके सामने जोड़ी कैसी बनेगी, इन सब चीजों देखकर क्या किया जाता था, उनका विवाह वो किया जाता था। और पुत्रवृत्ति होने का भी कामना की जाती है कि भाई जीवन में आगे जाके दुनिया का संबंध है बढ़िया चल रहे, कभी लड़ाई झगड़ो नहीं हुए, घर गृहस्थी ना आपका अच्छे से चला। यह तो थे बढ़िया क्वालिटी के 4 विवाह। और अब हे कौन था होता था, पहले होता था गांधर्व विवाह, वर और कन्या की परस्पर सहमति से प्रेम विवाह करना। आज जो कौन चाल रहे अपने विवाह बहुत पहले का टाइम उचाल रही, जद के होकर तो भाई दुनिया में बनने लगी, ना जाति धर्म दुनिया अलग होगा तो भी विवाह कर लियो, यो बढ़िया क्वालिटी को विवाह कौन माने जाए। प्रेम विवाह ने पहले भी हिंदू धर्म के अनुसार अच्छा नहीं माने जाया करता, गांधर्व विवाह के नाम से जाना जाया करता। अगला होता है असुर विवाह, धन देकर कन्या को प्राप्त करना। कई लोग कौन करें भाई पिसो दे दियो,
है ना, दहेज आधारित होना, है ना, कि पिसाब पे आपके सामने कोई लड़की ने खरीद के शादी करना या असुर विवाह माने जाए तो यह गलत पद्धति है करती, असुरी पद्धति है करती। राक्षस विवाह, युद्ध या बलपूर्वक विवाह करना, कोई भी किडनैप कर ली कोई लड़की ने और फिर उक आपके सामने सहारा से आपके सामने विवाह कर लियो, तो वो असुर पद्धति को विवाह है करता। पिशाच विवाह, नारी की इच्छा के विरुद्ध नीच कार्यों के साथ संबंध बनाना, ये पिशाच विवाह के अंतर्गत माना जाता। तो ये चार तो ही बढ़िया, चार ही बढ़िया। निष्कर्ष, हिंदू विवाह केवल सामाजिक परंपरा ही नहीं बल्कि एक धार्मिक संस्कार और जीवन की अनिवार्य अवस्था है। क्या है? हिंदू विवाह वो केवल समाज की एक परंपरा ही को नहीं रही, हिंदू विवाह भारतीय समाज में सिर्फ परंपरा ही नहीं थी बल्कि धार्मिक संस्कार के जीवन की अनिवार्य अवस्था भी, कि कोई भी इंसान ने जीवन यापन करने के लिए शादी विवाह करना जरूरी है, तो एक जरूरी चीज भी मान्य करा। हालांकि आधुनिक समय में कानूनी प्रावधान, प्रेम विवाह और तलाकों की अवधारणाओं में इसमें नया स्वरूप है। समय के साथ बदलाव की जरूरत है, तो कानूनी रूप से भी कई चीज जोड़ी गई जो बदलाव को हिस्सा बनी। यहाँ को प्रेम विवाह अब अनिवार्य, मतलब अनिवार्य तो क्या, मतलब प्रेम विवाह ने भी एक स्वीकृति मिल गई समाज में विवाह की, तलाक ने भी एक स्वीकृति मिल गई है, और आपका सामने शादी विवाह ने भी एक कानूनी जमो परिणाम को काम करेगा। फिर भी इसमें धार्मिक मूल व सांस्कृतिक मूल आज भी प्रासंगिक, आज के समय में भी भारतीय जो समाज में जो विवाह हैं उनके अंदर आज भी अपने जो धार्मिक पद्धति से शादी विवाह देखने समझ में आ गई। तो आज भी चाहे कितनों ही कानूनी रूप से चीजों चाहे परिवर्तन आ जाओ, चाहे कितने आपके सामने प्रेम विवाह बढ़ जाओ, चाहे कितनों भी तलाक और ये सब चीजें जुड़ जाओ, फिर भी जो हमारा शादी विवाह करने का तरीका आज भी वही। अगले वाला प्रश्न है, पश्चिमीकरण की परिभाषा दीजिए। पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन किया, इसके बारे में भी बताइए। वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है उसकी परिभाषा देनी है, तथा पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज में क्या परिवर्तन किया इसके बारे में भी बताना है। पश्चिमीकरण एक ऐसा सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सभी समाज में यूरोपीय या पश्चिमी देशों की जीवन शैली, मूल्य, आचरण, तकनीक व संस्थागत व्यवस्थाओं को अपनाया गया। पश्चिमीकरण क्या होता है? पश्चिमीकरण एक समाज की एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। क्या होती है? समाज में एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसके अंतर्गत समाज में यूरोप या पश्चिमी देश, क्या यूरोप या पश्चिमी देशों की जो जीवन शैली होती है, उनके मूल्य भाई जो अपना वेस्टर्न देशी, जहां आज के टाइम में आप जींस पैंट पहरा तो अपना कदे बुढ़िया जींस पैंट थोड़ी पहरा करता, बुढ़ा मतलब जो अपना दादा परदादा पूर्वज जो है करता, कदे पहरा देखा के कौन पे धोती कुर्तो पहरा करता था, जींस पैंट क्यों पहरा? क्योंकि अंग्रेजा की देना भाई, पश्चात संस्कृति है। कदे मोमोज, बर्गर, चिप्स, पिज्जा खाता देखा थाला दादन कौन खा, क्यों कौन खा? क्योंकि उनके टाइम में हाई को नहीं, अपनी संस्कृति को नहीं। पिज्जा कटे इटली में आइडो है ना आपके सामने, और ये जो मोमोज ये सब कटे का है चाइना वगैरह का, इल्ली साइड का ही। तो ये सब जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई, ये भी भाई पाश्चात्य संस्कृति की देन है। कुछ कोई भी संस्कृति उसमें कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बुरी होती हैं। हमें अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए सहजता, और बुरी चीजों से हमें कोताही भी बरतनी चाहिए। पश्चिमीकरण की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें यूरोप या पश्चिमी देशों की जो जीवन शैली है, मतलब वहां के लोग कैसा जीवन यापन कर रहे हैं। बताओ आपका टाबरन भी गुना 18 साल बाद अफरा काटते अफा कटे जाऊंगा और जो समस्या है ना। तो यही है जो यूरोप और पश्चिमी देशों की जो जीवन शैली है, जैसे वो खान पान करते हैं, जैसी वो भाषा बोलते हैं, जैसा उनका रहन सहन है, जैसे उनके तौर तरीके हैं, उनकी सामाजिकता, उनकी संस्कृति है, उन सभी चीजों को अपनाना, जिसमें उनके मूल्य, उनका संस्कार कहे का, उनको आचरण, रहन सहन को, दूसरा लोगों के साथ व्यवहार करने को तरीकों, कौन सी तकनीक को अपनाते हैं और संस्थागत व्यवस्थाओं को कैसे अपनाया जाता है, ये सब चीजों को अपनाने को क्या कहा जाता है भाई? पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है, वेस्टर्नाइजेशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय समाज में पश्चिमीकरण विशेष रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवाद, ईसाई मिशनरियों, अंग्रेजी शिक्षा और मीडिया के माध्यम से आया। कौन फैलियो? अंग्रेजी शिक्षा। अंग्रेज चलो भारत में आए जाए ईसाई धर्म को तो प्रचार प्रसार तो नहीं हो, अंग्रेज जब आपके सामने अफ्रीका देश में गया तो सब ने ईसाई बना दिया उठे। क्यों? मिशनरी के द्वारा। भारत में पॉसिबल नहीं था क्योंकि हमारी धार्मिक चेतना बहुत मजबूत है। हमारी धार्मिक चेतना आज की नहीं, कोई दूसरों की देन थोड़ी है, हमारी खुद की संस्कृति रही। तो हमारा धर्म इतना मजबूत रहा कि हमने उनके धर्म को तो कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे शिक्षा पद्धति में बदलाव करके, है ना, और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन्होंने क्या क्या भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाया और अपनी संस्कृति को बेहतर दिखाया। तो इससे क्या हो, धीरे धीरे लोगों के जो
लोक व्यवहार है उसमें परिवर्तन आने लग गया। लोगों को लगने लग गया कि हमारी संस्कृति अच्छी नहीं है, उनकी संस्कृति बढ़िया है। धीरे धीरे लोगों ने उनकी संस्कृति को स्वीकृत करने का काम किया, है ना। उन्होंने अपनी चीजों को बढ़ा, आज भी देखना अंग्रेजी मीडिया खुद को बड़ा दिखाएगी, है ना। हमारी संस्कृति को नीचा दिखाने का काम किया जाता है। भारतीय जीवन को कई पक्षों से प्रभावित करने का काम किया है, और इसी सब चीजों ने क्या किया, भारतीय के जो लोगों का जो जीवन है उसमें जो पश्चात संस्कृति न चाहते हुए भी धीरे धीरे आने शुरू हो गई। अच्छा, पश्चिमीकरण की परिभाषा, पश्चिमीकरण की परिभाषा है एम श्रीनिवासन के द्वारा दी गई है, और यह अच्छे से याद कर लियो। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम यही लिख के आने और काला पेन से लिखा होगा सारा सारा बच्चा। पश्चिमीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कोई भी समाज पश्चिमी देश, विशेषतः ब्रिटेन और यूरोप की जीवन शैली, संस्थाओं, मूल्यों और आदर्शों को अपनाता है। क्या बताया गया? पश्चिमीकरण वो प्रक्रिया होती है, पश्चिमीकरण क्या है? वो प्रक्रिया जिससे कोई भी समाज पश्चिमी देश, विशेषतः ब्रिटेन और यूरोप की जीवन शैली, संस्थाओं और मूल्यों और आदर्शों को अपनाता है। पश्चिमीकरण वही प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई भी समाज, वो पश्चिमी देश होगा, चाहे ब्रिटेन होगा, चाहे यूरोप होगा, उन लोगों की जीवन शैली, उनको रहन सहन कया को है, उनका देश में कया की परंपरा ही, कहीं की संस्थान ही, धार्मिक संस्थान कया कहीं, राजनीतिक संस्थान कहीं, आर्थिक संस्थान कया कहीं, शिक्षा संस्थान कया कहीं। संस्था एक कोने अलग अलग प्रकार के, जैसे राजनीतिक संस्था कहें या लोकतांत्रिक है या राजतांत्रिक परंपरा है। समझ में आ गई? धार्मिक क्या है भाई, चर्च वगैरह ईसाई धर्म न माने है ना। सामाजिक क्या है, उन समाज में एकल परंपरा देखने मिला है ना। माँ बाप को इतना बच्चा पर जोर को नहीं रहे। तो ये सब चीजें संस्थान है वो कैसे काम करती हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, उनके आदर्श कैसे हैं, क्या हम उनको सही से अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, ये सब देखने को मिलता है। और अगर हम उनको अपनाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? पाश्चात्यकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए, भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के क्या प्रभाव देखने को मिले और क्या परिवर्तन देखने को मिला? पहला है सामाजिक परिवर्तन। देखो, कई चीज अच्छी भी हुई, सारी चीज बुरी गुण कही जा सका, अंग्रेजी कुछ चीज बढ़िया भी करके गए पश्चात्यकरण को। सबसे पहले जाति व्यवस्था में ढील और छूत में कमी आई। धीरे धीरे लोगों में शिक्षा का विकास हुआ। क्या हुआ? धीरे धीरे जो लोग, भारतीय समाज है उसमें शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा के विकास से हमें यह समझ में आया कि जाति व्यवस्था वो हमारे समाज के लिए क्या है, अच्छी नहीं है भाई, नुकसानदायक है। तो धीरे धीरे क्या होने लगा, भारत की जाति व्यवस्था में ढील आने लग गई और छुआछूत में भी कमी आने लग गई। समझ में आ गया? पहले जो समाज का जो निचला तबका होता था उनको बराबरी का हिस्सा नहीं होता था, अब धीरे धीरे उनको बराबरी का हिस्सा मिलने लगा। पहले तो कुआं पानी कौन पीने देता, आजकल सब पीवे। हर साथ काफी समाज, दलित समाज का बच्चा होगा तो हर साथ पढ़े। यहाँ के राजनीति में आज के टाइम में इतना आगे आ रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता का भाव का विकास होना। क्या होना? व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्रता मिलना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भारत के मौलिक अधिकार के अंतर्गत हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, समाज में समानता का अधिकार है। ये सब अधिकार कहां से है? मौलिक अधिकार कहां से? पाश्चात्य संस्कृति के अंदर मैग्ना मौलिक का अधिकार है। आप जब उनको पढ़ोगे तो मैग्ना कार्टा के द्वारा दिए गए थे, ब्रिटेन के राजा मैग्ना कार्टा के द्वारा दिए गए थे। और अलग अलग प्रकार के जो फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति हुई, इन क्रांतियों से ही मौलिक अधिकारों की नींव देखने को मिलती है। समझ में आ गया? तो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहां से निकल कर आई है? पाश्चात्य संस्कृति से ही देखने को मिली है। महिला शिक्षा और उनके अधिकारों को भी सामाजिक स्वीकृति मिली। क्या हुई? जो वुमेन एजुकेशन है और उनके जो अलग अलग प्रकार के जो अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को भी शिक्षा स्वीकृति कहां से मिली? आपके सामने सामाजिक परिवर्तनों से, पाश्चात्य संस्कृति से मिली। पहले भारत में महिला ने पढ़ाई कौन जाया करती। आज थारे में से बहुत सारी लड़की ये वीडियो देख रहे होगे तो मैं थाने बता दूं, तारी मदर बहुत सा कि कौन पढ़ी लिखी होगी। क्यों कहनी? क्योंकि पहले महिला ने पढ़ाई कौन जाया करती। धीरे धीरे शिक्षा को प्रचार प्रसार हो, ज्योतिबाई फुले जैसी महिलाओं ने प्रयास किया, आगे जाकर आपके सामने मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, झांसी की रानी जैसे वो प्रमुख महिलाएं हुए जिन्होंने ये दिखाया कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है अगर उनको शिक्षा प्रदान की जाए। धीरे धीरे लोग समझदार होया और आज शिक्षा में महिला है। अगर मैं यह बात अतिशयोक्ति को नहीं होगी अगर मैं बात कहूं कि महिला पुरुषों से बेहतर कर रही। विवाह और परिवार की संरचना में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? धीरे धीरे पहले क्या होता था, छोटी उम्र में बाल विवाह में 8-10 साल का टाबरा को तो ब्याह कर दिया करता,
समझ में आ गया। जैसे देरी से विवाह करना, प्रेम विवाह और एकल परिवारों का प्रचलन, समय के साथ समाज में भी परिवर्तन देखने को मिले। जैसे कि पहले बहुत छोटी उम्र में बाल विवाह कर देता है ना, अब धीरे धीरे क्या होने लगो भैया, आपके सामने देरी से विवाह, जब टाबरा की भाई 21 साल लड़का की और 18 साल लड़किया की जो उम्र करी गई है, इनमें आपके सामने उनको विवाह देखने मिलो। प्रेम विवाह और एकल जो समाज का जो परिवार है, उनको जो प्रचलन है वो धीरे धीरे समाज में बढ़ने लगे। तो पाश्चात्य संस्कृति के वजह से समाज में बहुत से परिवर्तन हुए। अगले वाली है सांस्कृतिक परिवर्तन। पहनावा, खान पान, भाषा, संगीत और जीवन शैली में पश्चिमी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। जो हमारे लोग हैं, इनके पहनावे में, इन लोगों का खान पान में, इनकी भाषा, संगीत और जीवन शैली में भी काफी परिवर्तन देखने को मिला है। मैं बता रहा हूँ ना, जींस पैंट पहले देखा करता कि आपने तो लड़की सूट सलवार ये पहना करती, घाघरा लुगड़ी, आजकल जींस टॉप चल रहे हैं, ये भी भाई पाश्चात्य का। गलत सही की मैं बात कौन कर रही हूँ, मैं बस स्थानीय बता रहा हूँ कि वह उठेगा ही। ठीक है, खान पान की बात करना, बर्गर पिज्जा सब पाश्चात्य संस्कृति की देन है ना। पास्ता खाओ, ये सब चीजें उठीन की है। अंग्रेजी भाषा, पहले अपना अपना जो बूढ़ा है, बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, वह कौन सी संस्कृत भाषा बोलिया करता, अपनी भाषा कौन सी, हिंदी होगी, संस्कृत होगी, पाली प्राकृत भाषा रही। अंग्रेज आया अपने साथ अंग्रेजी भाषा लेके आया, और उन्होंने भारतीय लोगों को क्या सिखाई भाई, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान देने का काम किया। आज हमारी राजकीय भाषा में कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है। संगीत और जीवन शैली में भी प्रभाव देखने को मिलता है। आज के टाइम में लोग हनी सिंह का गाना सुने, बादशाह का गाना सुने, सुनो ना, और भी कोई रैपर नहीं उनका गाना सुने। तो भारत में तो घूमर जाए भाई, राजस्थान की पारंपरिक है घूमर ठुमरी जैसे आपके सामने गीत गाए जाते थे, विवाह वंदना आपके सामने महिला गीत गाओ अपनी। लेकिन आज के टाइम आप सुना के बहुत कम सुना, लेकिन बहुत कम सुना वह चीज, रागनी गाए जाए करते, अपनी तो परंपरा हुई ही। लेकिन उनकी बजाय अब जो आज के समय जो गीत चलते हैं, वो भी पाश्चात्य संस्कृति के ही देखने को मिलते हैं। और लोगों की जीवन शैली में भी काफी प्रभाव आया है, लोगों का जो जीवन शैली है उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिला है। पारंपरिक रीति रिवाज और आधुनिकता का भी समावेश देखने को मिलता है। जो पुराने समय के जो अलग अलग प्रकार के जो रीति रिवाज हैं, क्या है, पुराने समय के जो अलग अलग प्रकार के जो रीति रिवाज हैं, उनके अंदर आधुनिकता का भी जुड़ाव देखने को मिला है। किसका जुड़ाव देखने को मिला है, उन सब चीजों में हमारे जो आधुनिकता है उसका भी जुड़ाव देखने को मिला है। पुराने समय के जो रीति रिवाज हैं उसमें नई चीजें, आधुनिकता का स्वरूप भी देखने को मिला। तो यही है, पुरानी चीजें भी हैं, उनके साथ साथ नई चीजों का भी जुड़ाव हुआ है। चलिए, राजनीतिक परिवर्तन, जिसमें लोकतंत्र, मानव अधिकार, विधि का शासन, चुनाव प्रणाली जैसे भारत में विचार भारत में स्थापित हुए। तो अलग अलग प्रकार की चीजें, चाहे लोकतांत्रिक परंपराएं हुई, चाहे मानव अधिकार के कानून हुए, चाहे विधि का शासन हो गया, कानून का शासन हो गया, चाहे चुनाव प्रणाली जैसे जो विचारधाराएं हैं वो भारत में स्थापित हुई है। समझ में आ गई। तो अलग अलग प्रकार के विचार हो गए। जैसे लोकतंत्र है, लोकतंत्र कठे से निकल के अमेरिका और जो पाश्चात्य इटली फ्रांस है ना, इनकी जो क्रांतियां हुई, उन क्रांतियों से लोकतंत्र की सबसे पहले शुरुआत देखने को मिलती है। मानव अधिकार, हर व्यक्ति का अपना जीवन में अधिकार है, उनको उल्लंघन नहीं होना चाहिए, मौलिक अधिकारों को उल्लंघन नहीं होना चाहिए। वो मौलिक अधिकार की शुरुआत भी पाश्चात्य से हुई है। हर मनुष्य को अपना जीवन जीने को अधिकार है, वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आई बन की शुरुआत भी पाश्चात्य संस्कृति से है। विधि का शासन, कानून का शासन, पहले भारत में तो राजतंत्र हो, कठे न कठे आप दूसरे देशों से प्रभावित होकर तो लोकतंत्र की लागू करें। चुनाव प्रणाली जैसे विचार है वो पाश्चात्य संस्कृति से ही अपन ने लिए हैं। संविधान, संसद, न्यायपालिका आदि संस्थान भी पश्चिमी मॉडल पर आधारित है। अलग अलग प्रकार के जो भारतीय संवैधानिक परंपराएं हैं, संसद है, न्यायपालिका जैसे संस्थान है, ये भी किस चीज पर निर्भर करती है भाई, पश्चिमी मॉडल पर काम करती है। कौन से मॉडल पर काम करती है, पश्चिमी जो मॉडल है उस पर काम करती है। तो अलग अलग प्रकार के जो संस्थान है, चाहे भारत का संविधान हो गया, चाहे संसद हो गई, न्यायपालिका हो गई, ये सब चीजें भी हमारी पाश्चात्य संस्कृति की उसी चीज पर काम करती है। शैक्षणिक परिवर्तन क्या है, भारतीय शिक्षण प्रणाली में परिवर्तन। भारत में तो आश्रम व्यवस्था आया करती, एक पंडित होया करतो, पंडित या ब्राह्मण या कोई शिक्षा भी होया करतो, वो आपके साथ 15-20 बच्चा आया करता, का आश्रम आ जाता, सबने पढ़ाई कराया करता, मौखिक ज्ञान ज्यादा दिया करता, लिखित ज्ञान की शुरुआत अंग्रेजी शिक्षा से हुई। भारत कहीं ना कहीं मध्य काल में विज्ञान में, गणित, चिकित्सा और जो तकनीकी परिवर्तनों में जो पिछड़ रहा था, उस आधुनिकता का भी ज्ञान किसी चीज से हुआ है, हमें पाश्चात्य संस्कृति से देखने को मिला है। जो आज के समय जो आधुनिकता को जो ज्ञान देखने मिले है ना, यो भी हमें पाश्चात्य संस्कृति से ही देखने मिले है।
पश्चिमी सोच जैसे तर्क देना, विवेक, सोचना विचारना और आलोचनात्मक चिंतन की बढ़ोतरी होना। तो पश्चिमी सोच विचार है जहां पर कोई भी चीज हो तो पहले लॉजिकल बात करांगा, क्या की बात करांगा, लॉजिकल सोच की बात करांगा, सोच समझ के बात करांगा, कोई भी चीजों पर तर्क वितर्क की बात करांगा, है ना, वैज्ञानिक सिद्धांता की बात करांगा। तो बस सब चीजें भी उठे से ही निकल के भारतीय समाज में चाहे इस चीज को कोई स्वीकार करे या नहीं करे, हमारे अंधविश्वास और पाखंडवाद बहुत देखने को मिलता था। वो अंधविश्वास हो भारत में, उन अंधविश्वास जैसे सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं भी थी, है ना, महिलाओं को विधवा महिलाओं को तलाक नहीं करने दिया जाता था, है ना, वैसी कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं को भी दूर करने का काम किया है। पाखंड और जो रूढ़िवादियां हैं उनकी आलोचना शुरू हुई और उनको नष्ट करने का भी काम किया है। धार्मिक सही सुनता, सभी लोग आपके सामने मिलजुल कर रहे, इस चीज को भी बढ़ाने का काम किया। अब एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है पश्चिमीकरण को, सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूल्यों का विकास हुआ, कि सभी लोग समाज के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं सभी लोगों के समानता के साथ स्वतंत्रता और न्याय जैसे जो आपके सामने मानवीय मूल्य उनका विकास हुआ। वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का प्रसार हुआ, विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान की बात कठिन शुरू हुई अंग्रेज ने, भाई काय मानो चाहे मत मानो, विज्ञान की देन जो आज इतनी तकनीक को विकास देख रहे हो ना, भाई ये देन अंग्रेजा की है सारी। हाँ, अंग्रेजा को अर्थ है यूरोप का लोगों की, लगभग लगभग वही करी हुई विकास। आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में शुरुआत, आधुनिक शिक्षा की जो शुरुआत है अभी इनके द्वारा, और महिलाओं की स्थिति में सुधार भी इनकी ही देन है। आलोचना क्या कर जा सका है भाई, कठे न कठे जब आप दूसरा आदमी की चीज मानने लग जाओ तो अपनी तो बुलाएगा। तो अंग्रेजा की जब आप संस्कृति अपनाई तो अपनी पीछे छूट गई। तो भारतीय परंपराएं जैसे मूल्य थे, हमारे कुछ संस्कार थे, जैसे हमारे समाज में लोग है एक दूसरे के सहयोग की भावना थी, आज के टाइम में कम है, पिस्सा की ज्यादा भावना है। क्यों कठे हुई है, या उठी हुई निकल के आई है। हमारे संस्कार पीछे छूट गए, हमारी जो भाषा थी हिंदी भाषा प्राकृतिक भाषा है वो छूट गई, रीति रिवाजों में भी कमी देखने को मिली। उपभोक्तावाद व व्यक्तिवाद का आदमी अपने अपने पर जोर दे दियो, पहले भारत में समाजवाद था, समाज में अगर कोई इंसान का सुख दुख आ जाया करता तो सारा लोग एक जगह इकट्ठा होकर सामना कराया करता। आज के टाइम में भाई एक आदमी अकेले खुश रहना चाहता है। सांस्कृतिक पहचान का भी संकट देखने को मिला है। चलिए, पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज में आधुनिकता वैश्विक दृष्टिकोण को प्रदान किया है, परंतु इसके साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा की। पश्चिमीकरण ने क्या किया है, आधुनिकता और वैश्विक दृष्टिकोण भी प्रदान, पूरी दुनिया से भारत को जोड़ने का काम तो किया है, परंतु इसके साथ यह भी है कि हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को भी बचा कर रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को भी नहीं भूलना चाहिए। पश्चिमीकरण का अंधा अनुकरण नहीं करना चाहिए, आंख बंद करके अपना उनकी बात नहीं माननी चाहिए, खुद ने भी सोच विचार करना चाहिए, अपनी संस्कृति ने बढ़ाना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण आत्मसात करते हुए अपनी परंपराएं और उनकी परंपराओं में एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। तो ये था अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी को पेपर। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, पीडीएफ को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, जाके उठे से